हेलो स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल देख रहे थे। बहुत सारे फिगर्स की वजह से हमने पोटेंशियल देखा। सेल था, रिंग था, है ना, रिंग था। रिंग में भी सेमी सर्कुलर रिंग, पॉइंट चार्ज, बहुत सारे पॉइंट चार्ज है कि नहीं, लाइन चार्ज, सबके कारण देखा पोटेंशियल। जहाँ पे पोटेंशियल सीधे निकल सकता था वहाँ पोटेंशियल निकाला था, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही निकल पाता है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। फिर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर कंडक्टर हो, सॉलिड या सेल हो, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, है ना। ये सारी बातें हमने देखी थी। हालांकि कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे आने वाले हर टॉपिक में वो होगा ही होगा, तो वो हम पढ़ते रहेंगे। अभी हम पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखने जा रहे हैं। जिस तरीके से एक डाइपोल की वजह से फील्ड देखा था हम लोगों ने, है ना, उसी तरीके से हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल देखने जा रहे हैं। डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे या किसी जनरल पॉइंट पे, है ना, हम कैसे पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम एक जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि जनरल पॉइंट पे एक बार जब पोटेंशियल हम निकाल लेंगे तो हम हर जगह उसको जनरलाइज कर देंगे, है ना, और हम एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे हर जगह पोटेंशियल निकाल ही लेंगे। तो जैसे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, हमारा आइडियल डाइपोल सिलेबस है शॉर्ट डाइपोल, है ना। मान लो एक डाइपोल हम बना देते हैं, ये डाइपोल है हमारा, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a है। ये डाइपोल का सेंटर है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ये a होगा और ये भी a होगा। ये डाइपोल का सेंटर है ना। हम डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे ये p कोई पॉइंट है और इस p पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। यहाँ पे एक और चीज है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ये भी है। तो हम लोग वहां पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं p पॉइंट पे। तो पोटेंशियल निकालना है तो हमारे सिस्टम में तो दो चार्ज है और दोनों पॉइंट चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, ये है। तो इन दोनों की वजह से मुझे निकालना होगा। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से या प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल पी पे, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए और ये वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो यहाँ एक अगर मॉडिफिकेशन इस फिगर में कर दिया जाए ना, एक चेंजिंग कर दी जाए, तो माइनस क्यू से पी की और प्लस क्यू से पी की जो दूरी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। जैसे मैं माइनस क्यू जहाँ पे है सिचुएटेड, उस पॉइंट को कैपिटल ए और यहाँ प्लस क्यू वाले को कैपिटल बी बोलूँ, तो पी ए और पी बी, आई मीन टू से कि मुझे पी ए चाहिए और पी बी चाहिए, है ना। फिर मैं के क्यू बाई आर लगा दूंगा और निकल जाएगा पोटेंशियल। लेकिन उसको करने से पहले अगर मैं एक हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कि सपोज, ठीक है, अच्छी बात है, मैं माइनस क्यू से पहले प्लस पी को मिला ही देता हूं, तो पहले मैंने मिला दिया, सपोज मैंने मिला दिया, है ना। उसी तरीके से प्लस क्यू से भी मैंने मिला दिया, दोनों से मैंने मिला दिया, दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, ये जो सेंटर हमारा ओ है, मैंने मान लिया ओपी जो है, अगर मैं ओपी को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं, जरा समझिएगा मेरी बातों को, और ये जो ये यहाँ जो पॉइंट आया है, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये 2a है, ये अंडरस्टूड है कि ये 2a है। माइनस क्यू से प्लस क्यू का डिस्टेंस जो है वो 2a दिख भी रहा है, क्योंकि AO और OB, A और A है, तो ये 2a होगा भी। मैंने इस लाइन को मिटा दिया, आप देख रहे हैं बहुत से। अगर मैं इस पॉइंट को C बोलूँ, मतलब PO को उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा पीछे मैंने प्रोड्यूस किया, C तक ले गए हम, और A से C को मिला दिया, A से C को मैंने मिला दिया। देखिए एक ट्रायंगल और बनता हुआ दिखाई दे रहा है, PAC। अच्छा, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। एंगल थीटा का मतलब जिस पॉइंट पे मुझे पोजीशन, जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर, है ना, वो जो है वो डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। ये थीटा है। तो देखिए गौर कीजिएगा, अगर इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, है ना, और ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है ना,
तो हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों हमारे थीटा हो गया। ऑलराइट, एंड समझना है मेरी बातों को थोड़ा सा। ये एंगल थीटा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है ना बहुत इजी कर देता है, तो थोड़ा गौर से समझिएगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, एंड इफ दिस एंगल इज 90, मतलब ये एंगल चूंकि 90 अब क्यों ले रहा हूं जरा समझिए। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, छोटा वाला ट्राइंगल जरा देखना, ACO, ये ACO एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं इस एंगल को 90 बोलूं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए जो है AO, जो कि स्मॉल a के बराबर है, दैट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस 2a है और उसका ये हाफ है a। तो मैं इस OC को a cos थीटा कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? a cos थीटा। कैसे? तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। किस ट्राइंगल में? ACO में, जहां पे C क्या है? 90 डिग्री है। उसी तरीके से अच्छा, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने 90 क्यों ले लिया। तो ये A से मैंने PC लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल ही दिया है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहां गौर कर सकते हैं कि चूंकि ये R बहुत ही बड़ा है, R A से काफी बड़ा है, तो मैं PA इज इक्वल टू PC लिख सकता हूं। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं PA ऑलमोस्ट इक्वल टू PC, और PC कितना हो जाएगा? तो ये PC हो जाएगा PO प्लस OC, दैट इज PO प्लस OC। अच्छा, ये OC किसके बराबर है? तो ये OC a cos थीटा के बराबर है, और PO किसके बराबर है? तो R के बराबर है। यानी मैं PA को ऑलमोस्ट लिख सकता हूं R प्लस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा लिख सकता हूं। उसी तरीके से जरा समझिएगा, मैं अगर प्लस Q से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, प्लस Q से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो अगेन दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, ये एंगल 90 हो जाएगा। मैं ये जो B से जो A से जो मैंने परपेंडिकुलर डाला था वो C तक गया था, B से जो मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, मान लो ये यहाँ D तक गया, तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने OC निकाला था ना, वैसे ही OD भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल है ना कॉन्ग्रुएंट से दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल। तो जितना OC होगा ना उतना ही ये OD हो जाएगा। तो OC किसके बराबर था? a cos थीटा के बराबर था। ये OD भी किसके बराबर हो जाएगा? तो ये भी a cos थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? तो यहां पे मैं PD और PB इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम ले सकता हूं, क्योंकि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, है ना, ये ट्राइंगल्स छोटे भी हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने PA ऑलमोस्ट इक्वल टू PC बोला था, ये PA ऑलमोस्ट इक्वल टू PC, उसी तरीके से मैं ये PB ऑलमोस्ट इक्वल टू PD बोल सकता हूँ। मतलब यहां लिख रहा हूं मैं PB ऑलमोस्ट इक्वल टू PD, और PD को मैं क्या लिख सकता हूं? तो PD को लिख सकता हूं OP माइनस PD को मैं लिख सकता हूं OP माइनस OD, दैट इज OP माइनस OD। OP कितना है हमारा, या OP चाहे PO एक ही बात है। OP कितना है? तो O से लेके P तक तो हमारा R है, R और माइनस OD कितना है हमारा? a cos थीटा। मतलब मैं PA को ये माइनस Q से इस P पॉइंट की दूरी जो PA है उसे R प्लस a cos थीटा लिख सकता हूं फॉर शॉर्ट डाइपोल, एंड B से P पॉइंट की दूरी को PB को मैं R माइनस a cos थीटा लिख सकता हूं। अब हमारा टेंशन खत्म हो गया बड़ी आसानी से, क्योंकि यहां ध्यान रखेंगे ये शॉर्ट डाइपोल है तभी, अदरवाइज मुझे है ना ज्योमेट्री लगानी पड़ती, निकालना पड़ता, ठीक है ना। तो मैं एक अलग मेथड से इसे कर रहा हूं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में मेथड्स अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो PA R प्लस a cos थीटा है, PB R माइनस a cos थीटा है। तो पोटेंशियल एट P यानी V एट P ड्यू टू डाइपोल इज V ड्यू टू माइनस Q प्लस V ड्यू टू प्लस Q। V ड्यू टू माइनस Q क्या हो जाएगा? तो V ड्यू टू माइनस Q हो जाएगा K माइनस Q बाई K माइनस Q बाई PA, दैट इज PA, प्लस ये V ड्यू टू प्लस Q क्या हो जाएगा? तो K इंटू Q, मैं प्लस Q को सीधे Q लिख रहा हूं, बाई PB। तो ये आ जाएगा, अगर मैं KQ कॉमन ले लूं यहां KQ, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा 1 बाई PB माइनस लिखना पड़ेगा 1 बाई PA। फिर मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं? तो KQ है हमारा
1 बाई व्हाट इज पीवी, पीवी इज आर माइनस ए कॉस थीटा और माइनस 1 बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। मैंने पी और पीवी का वैल्यू रख दिया है ना, के क्यू इंटू 1 बाई आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। अगर मैं फिर फर्दर लिखूं, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, के क्यू तो है ही हमारा, है ना, आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा। एलसीएम अगर देखो तो ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम हो जाएगा। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम में आ गया। अब आर माइनस ए कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो आर प्लस ए कॉस थीटा बचेगा, यानी यहां बचेगा आर प्लस ए कॉस थीटा और माइनस यहां बचेगा आर माइनस ए कॉस थीटा, तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, आर आर कैंसिल, यानी the final result will be a cos theta 2a cos theta. So it is b at p finally will come out to be kq 2a cos theta by r square minus a square cos square theta. This is the result. This is the result. मतलब p पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो r a और थीटा के टर्म में आ गया। q तो है ही, k और q तो कांस्टेंट ही रहता है। आर ए और थीटा के फॉर्म में किसी भी जनरल पी पॉइंट पे शॉर्ट डाइपोल के लिए पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से अब बहुत सारे हम लोग कंडीशन लगा के फेमस पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, जनरल पॉइंट, सबके लिए हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इस फॉर्मूले के आधार पे हम बहुत सारे कन्वीनियंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मुझे कोई कहता है, मैं इधर रख करता हूं, मान लीजिए मुझे कोई कहता है तो भैया इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है थीटा 90, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये डाइपोल है, यही ना इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90, है ना। तो सबसे पहला हम कंडीशन अगर इक्वेटोरियल पॉइंट का यूज करें, इक्वेटोरियल पॉइंट का यूज करें तो हमारा आ जाएगा फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा इज 90, थीटा 90, तो वी एट पी क्या हो जाएगा, मान लो ये पी इक्वेटोरियल पॉइंट होता तो थीटा 90 लेंगे अगर, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, यहां देख सकते हैं के क्यू 2a कॉस 90, ऊपर तो जीरो हो गया, पूरा ही मामला जीरो हो जाएगा, तो वीपी 90 हो जाएगा, वीपी जीरो हो जाएगा। मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है डाइपोल की वजह से, और इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट अगर हम इस लाइन पे लेते हैं तो माइनस क्यू से उतना ही डिस्टेंस होगा जितना प्लस क्यू से होगा, मतलब माइनस क्यू उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव में कंट्रीब्यूट करेगा जितना ये प्लस क्यू करेगा, तो दोनों पोटेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पहला अप्रोक्सीमेशन। दूसरा, अगर फॉर एक्सियल पॉइंट की बात करें, फॉर एक्सियल पॉइंट की बात करें, एक्सियल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाना चाहिए, तो मान लीजिए आप एक्सिस पे जाते हो तो थीटा, जैसे आप डाइपोल की तरफ जाते हो, डाइपोल की तरफ जाना और डाइपोल के अपोजिट जाने में फर्क है। रीजन ये है क्योंकि अगर आप डाइपोल की तरफ जाते हो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यानी प्लस क्यू के राइट के किसी पॉइंट पे जाते हो, है ना, और थीटा तब आपको कितना लेना होगा, जीरो, यानी फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा जीरो होगा। थीटा 180 भी हो सकता है अगर आप इधर जाते हो, ध्यान रखेंगे इस बात का, लेकिन मैं राइट में जा रहा हूँ, जरा समझना, थीटा जीरो थीटा 180, तो पहले थीटा जीरो की बात कर रहा हूँ, तो थीटा अगर जीरो करूंगा, यू कैन सी कॉस 01 या हियर इज आल्सो कॉस 01, तो ये कितना हो जाएगा, ऑलराइट। तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू जीरो ही लें तो इट विल कम आउट टू बी वीपी इज इक्वल टू के क्यू 2a कॉस 0 दैट इज 1 बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 अगेन 1, तो 1 का स्क्वायर 1, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। So it is q into 2a को p लिख दें तो it will come out to be kp by r square minus a square, r square minus a square। अच्छा, अगर आप थीटा 180 लेते हो तो आप मतलब निगेटिव चार्ज के लेफ्ट में चले जाओगे, तो आप थीटा 180 अगर लेते हो ना, तो थीटा 180 लेते हैं, के क्यू 2a cos 180 -1 होता है, और cos यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो ये तब भी 1 ही होगा क्योंकि -1 का भी स्क्वायर करोगे तो न्यूमरेटर में ये माइनस के पी आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा -1 होने से q इंटू 2a k और नेगेटिव आ जाएगा, यानी यही आंसर, इसी में मुझे माइनस लगा दूंगा अगर मैं ना, तो थीटा 180 का केस आ जाएगा, यानी एक्सियल पॉइंट में नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट का
केस आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा 0 हो गया तो थीटा 180 में कुछ नहीं करना है, नेगेटिव कर देना है, आपको यहीं पे ध्यान देना है। अच्छा, फॉर जनरल पॉइंट की बात करो, फॉर जनरल पॉइंट जो कि हमने निकाला है, तो जनरल पॉइंट की अगर बात करेंगे ना, ठीक है ना, और अप्रोक्सीमेशन अगर लगा दिया जाए, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ए कॉस थीटा या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा काफी ही छोटा है आर के सामने, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते थे, तो ये सीधे के पी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता, और उसको आप लोग लिख सकते हैं किसी भी जनरल पॉइंट के लिए, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे, किसी भी जनरल पॉइंट पे जो पोटेंस बी एट पी होता है वो होता है के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ध्यान रखेंगे, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, पी डाइपोल मोमेंट वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, बाई आर। ये बहुत वीवीआई फॉर्मूला है ना, शॉर्ट डाइपोल के लिए किसी भी पॉइंट पे हम के पी आर डॉट आर क्यूब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए। अब आप इसको सॉल्व करो, शॉर्ट डाइपोल, यहाँ भी आप के क्यू 2a कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर करो, क्योंकि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर के सामने काफी छोटा होगा, तो ये आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। ये भी किसके लिए आया था, ये भी जनरल पॉइंट के लिए आया था, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, इसमें मैं एक होमवर्क दे रहा हूं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। होमवर्क क्या दे रहा हूं कि आप एनसीईआरटी में डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालने का एक मेथड दिया हुआ होगा, वो डिफरेंट मेथड है ना, उसमें मैथमेटिक्स जो है, जो कैलकुलेशन है डिस्टेंस की, वो अलग फॉर्मूला से है ना, कॉस रूल लगा के आप वैसे भी ट्राई करना एंड यू विल सी सेम रिजल्ट कम्स। मैंने बहुत सिंपल मेथड लगाया, बड़ी जल्दी आ गया है ना, आप वो भी मेथड लगा देना, बिकॉज दोनों मेथड जान के रखना है ना। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप जाएंगे एनसीईआरटी ओपन करेंगे और एनसीईआरटी में डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल निकालने का तरीका है उसको आप एक बार करेंगे, हम जूम सेशन में उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ऑलराइट। जैसे डाइपोल के पोटेंशियल पे एक क्वेश्चन हम लोग करें, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं, दिस इज ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, लेफ्ट से राइट की तरफ डाइपोल, एंड दिस इज ए लाइन पैरेलल टू द डाइपोल, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, डाइपोल से ये A ये थीटा एंगल बनाता है और ये B ये वाला थीटा एंगल बनाता है ना, ये दोनों डिस्टेंस R है, दोनों डिस्टेंस R हो भी जाएंगे, ये दोनों थीटा सेम होकर ये पैरेलल है। क्वेश्चन है, इफ ए प्लस क्यू चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A to B slowly, if a plus q charge is moved from A to B slowly, then what is the work done by the external agent, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें निकालना है। अगर किसी पॉजिटिव स्मॉल चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया जाता है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन बाय एजेंट क्या होता है। तो वर्क डन बाय एजेंट जो होता है, अगर आप किसी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के साथ कुछ चेंजिंग कर रहे हो, तो वर्क डन बाय एजेंट जो होता है, और वो चेंजिंग बशर्ते स्लोली हो, ना भी मेंशन हो, तो हम वही मानते हैं वो जो भी हम चार्ज को मूव कर रहे हैं या करा रहे हैं, या एक को कर रहे हैं या दो को कर रहे हैं, स्लोली ही कर रहे हैं, और उस केस में एजेंट का वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रही है इस छोटे से चार्ज को ए से बी जाने में, वही पोटेंशियल एनर्जी की चेंजिंग हम निकाल देंगे अगर, तो हमारा वर्क डन बाय एजेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इस डाइपोल की वजह से ए पे एक पोटेंशियल होगा, हमने देखा भी था कि अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सिस्टम में है कौन कौन, पहले ये देखो, तो सिस्टम में एक डाइपोल है और एक चार्ज। सिस्टम की एनर्जी कैसे निकलेगी, तो हम जानते हैं डाइपोल की वजह से अगर हमारा जो चार्ज जहां मौजूद है, अगर वहां का क्या निकल जाए, वहां का पोटेंशियल निकल जाए, है ना, तो हम बड़ी आसानी से वर्क डन बाय एजेंट निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बाय एजेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैं सीधे लिख रहा हूं, यू बी फाइनल है ये और इनिशियल है, माइनस यू ए,
सिस्टम की निकालना है। तो यूबी क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इस डाइपोल की वजह से ए पे पोटेंशियल अगर वीए है और डाइपोल की वजह से बी पे पोटेंशियल वीबी है, मतलब ये वी और वीबी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल है, तो हम जानते हैं कि इस चार्ज में, ये जो पॉइंट चार्ज है उस चार्ज में डाइपोल के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी एनर्जी आ जाएगी दोनों की, डाइपोल और चार्ज की। तो यूबी क्या हो जाएगा? तो यूबी हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एट बी, तो क्यू इंटू वीबी माइनस क्यू इंटू वीए। वेरी सिंपल, क्यू कॉमन अगर ले लें तो वीबी माइनस वीए। अब डाइपोल का पोटेंशियल बी पे और डाइपोल का पोटेंशियल ए पे अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जनरल पॉइंट पे ये आइडियल डाइपोल है, कुछ मेंशन अगर नहीं है तो हम ले सकते हैं, यानी आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ऐसे भी डाइपोल के बारे में, डाइपोल के साइज का कुछ जिक्र नहीं है, सीधे पी लिखा हुआ है ना, ये भी एक क्लू है। तो वीबी हम लोग क्या लिखेंगे? तो वीबी हम लोग लिखेंगे, अब देखिए डाइपोल और आर के बीच कितना एंगल है, यहाँ गौर करेंगे। बी का पोजीशन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब ये पोजीशन वेक्टर डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी ये वाला एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो वीबी क्या हो जाएगा? तो वीबी हो जाएगा के पी आर कॉस 180 माइनस थीटा, के पी डॉट आर बाई आर क्यू, ये वीबी हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस वीए कितना हो जाएगा? वीए हो जाएगा, अब देखिए ए की बात करें तो ए का पोजीशन पी के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो ये तो थीटा ही बना रहा है, ये हो जाएगा के पी आर कॉस थीटा। वेरी सिंपल, पी डॉट आर, के पी डॉट आर वन आर क्यू, तो के पी आर कॉस थीटा वन आर क्यू, दैट्स ऑल। अब देखिए के पी आर बाई आर से आर स्क्वायर टाइम कैंसिल, ये भी आर से आर स्क्वायर टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो के पी बाई आर स्क्वायर यहाँ भी और के पी बाई आर स्क्वायर यहाँ भी, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो क्यू के पी बाई आर स्क्वायर बाहर और ब्रैकेट में क्या बचा? कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, और माइनस ये वाला भी कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 कॉस थीटा। सो इट विल बी क्यू के पी माइनस 2 कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। सो इट इज माइनस 2 के क्यू पी माइनस 2 के क्यू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग a charge, positive charge from A to B. इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जस्ट अपोजिट हो जाता, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता, मतलब इतना ही वर्क डन पॉजिटिव हो जाता, इतना ही वर्क डन पॉजिटिव हो जाता। हम जानते हैं इस बात को। या यही तो पूछ था व्हाट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, यही आंसर हो जाता है। यहाँ से माइनस हटा देते आंसर हो जाता, क्योंकि एजेंट ने नेगेटिव वर्क डन किया है इसलिए अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव वर्क डन किया होगा, ठीक है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। एज द नेम सजेस्ट, नाम भी यही कहता है कि जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक ऐसा सरफेस है, मान लीजिए इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने लगे, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होने लगे? सेम होने लगे, तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड क्या कहलाएगा? ये पूरा व्हाइट बोर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक पॉइंट चार्ज से समझ सकते हैं। मान लो ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, है ना। अब इसके कारण आर डिस्टेंस पे कहीं भी हम जाए, आर डिस्टेंस पे हम कहीं भी जाए, स्पेस में कहीं भी जाए, हर पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, हर जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, बशर्ते वो सारा पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे, चार्ज से
सेम डिस्टेंस पे होगा, है ना। अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो एक 3D फिगर बनेगा। आई विल गेट ए 3D फिगर दैट इज कॉल्ड ए स्फीयर। एक पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे हर जगह जा करके जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड ए स्फीयर, हम जानते भी हैं। और इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक स्फीयर अगर मैं बना दूं कॉन्सेंट्रिक, जिसपे कॉन्सेंट्रिक सॉरी मतलब एक ऐसा स्फीयर सोचूं मन ही मन कितने भी रेडियस का, जिसके सेंटर पे ये पॉइंट चार्ज लाई करता है, तो वो स्फीयर अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एक स्फीयर का जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि स्फीयर के सेंटर पे जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोलने जा रहा हूँ लेकिन ये यहाँ पे यूज होता है हर जगह, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हर जगह ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात, अच्छा अगर ये चार्ज नेगेटिव भी होता ना तब भी ये स्फीयर इक्विपोटेंशियल होता। वो बात अलग है कि स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, बस इतना ही फर्क है पोटेंशियल का। चार्ज नेगेटिव भी होता तब भी हम ये बात बोल सकते थे। अगर मैं फील्ड की बात करूं तो इस पॉजिटिव के कारण फील्ड किधर की तरफ होगा, तो पॉजिटिव से अवे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे अवे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे अवे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टेंडेंसी होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टेंडेंसी होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली, है ना, पियर्स करने की होती है। अब आप कहते हैं कि सर आपने एक एग्जांपल में ये बात बोल दी, है ना, कोई दूसरा प्रूफ है, कोई दूसरा सपोर्ट आपके इस स्टेटमेंट के लिए है? तो हाँ बिल्कुल है। देखो इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है कि मैंने अभी बोला था कि अगर ये व्हाइट बोर्ड इक्विपोटेंशियल है तो एक जगह से दूसरी जगह अगर मैं चार्ज को मूव कराऊं तो वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज को मूव कराते हैं दो पॉइंट्स के बीच, ए से बी के बीच, तो वर्क डन हो जाएगा Q इंटू VB माइनस VA, है ना। अगर एक पॉइंट चार्ज है दो पॉइंट्स के बीच, उसे मैं मूव कराता हूँ एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, ए से बी मूव कराता हूँ, हमें नहीं पता वो ए और बी कहाँ है, तो Q इंटू VB फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q इंटू VA इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वर्क डन हो जाएगा Q VB माइनस VA। और अगर VB और VA दोनों बराबर हैं, इफ VB इज इक्वल टू VA, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 0, यानी वर्क डन क्या हो जाना चाहिए 0, वर्क डन क्या हो जाना चाहिए 0। और वर्क डन बाई एजेंट 0 का मतलब आप समझते हो क्या होता है? वर्क डन बाई एजेंट 0 का मतलब होता है कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है मतलब वो उस डायरेक्शन में है ही नहीं जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के जस्ट अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन के जस्ट अपोजिट एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा सच में। इसीलिए यहाँ जो फील्ड है